हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। जेपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके इन दिनों हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से लगातार आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। जो भी प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, मैंने पहले ही बताया है कि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सारा सिलेबस शायद हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पे एंशिएंट इंडिया से फिलहाल हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस क्रम में मैंने पहले कई सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का काम किया है। आप लोगों ने संभवतः देखा भी होगा, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। प्लेलिस्ट में वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आप उसको देखिए। आज हम लोग गुप्त काल से उसके भाषा और साहित्य के विकास से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। तो गुप्त काल के भाषा और विकास को आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कुछ फैक्ट्स होंगे जिसको कि आपको कोट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप अपने आंसर को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स भी आपको निश्चित तौर पर यहाँ याद रखने होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हम उन्हीं चीज़ों को आपको बताने का काम करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं हर पिछले वीडियो में, कि जो फुल क्वेश्चन होगा एक इंट्रोडक्शन उसका निश्चित तौर पर लिखा जाएगा। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि गुप्त काल शिक्षा और साहित्य के विकास का काल था, और इस काल में 14 प्रकार की विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। गुप्त काल शिक्षा और साहित्य के विकास का काल माना जाता है, और इस काल में 14 विभिन्न प्रकार की विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी, जिसका कि उल्लेख उस दौर के मिलने वाले अभिलेखों से प्रमाणित होते हैं, या उन अभिलेखों में इनका उल्लेख भी है कि 14 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत साहित्य का इस काल में अत्यंत विकास हुआ, और इसके कारण से ही गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहने के पीछे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये पाते हैं कि संस्कृत के जो 5 महाकाव्य हैं, उन 5 महाकाव्यों का जो रचना हुआ वो गुप्त काल के दौरान ही हुआ। जैसे ये जो 5 महाकाव्य हैं, इसमें रघुवंशम, निश्चित तौर पे आप सबको इसका नाम पता है। कुमार संभवम, ये दोनों कालिदास की रचना है महाकाव्य में। नैषध चरित, ये श्री हर्ष का लिखा हुआ है। उम्मीद है आप लोग ये नाम भी जानते होंगे। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण 2 और ग्रंथ है, उसमें शिशुपाल वध, जो माघ का लिखा हुआ है या माघ का लिखा हुआ है, शिशुपाल वध, और 5वां किरातार्जुनीयम, जो कि भारवी का लिखा हुआ है। तो ये संस्कृत साहित्य का जब हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं, तो हम ये भी पाते हैं कि संस्कृत के 5 जो महाकाव्य हैं वो इसी दौर में लिखे गए। रघुवंशम और कुमार संभवम कालिदास का महाकाव्य है। नैषध चरित ये श्री हर्ष के द्वारा लिखा हुआ है। शिशुपाल वध ये माघ का लिखा हुआ है, और किरातार्जुनीयम भारवी का लिखा हुआ है। हालांकि भारवी का सीधा संबंध पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु से था, लेकिन गुप्त काल के ही ये समकालीन माने जाते हैं। तो ये जो काल है ये संस्कृत साहित्य के स्वर्ण काल को प्रदर्शित करता है, और ये जो ग्रंथ हैं, ये जो महाकाव्य हैं, इन बातों की पुष्टि भी करते हैं। इस काल में, मतलब कि गुप्त काल में, संस्कृत जो थी वो राजकीय भाषा थी, और विभिन्न शिलालेखों और मुद्राओं पर संस्कृत का ही प्रयोग होता था। ठीक है, तो सभी प्रकार की प्रशस्तियां, सभी प्रकार की मुद्राओं पर संस्कृत का प्रयोग होता था, और संस्कृत क्या इतना महत्व बढ़ गया था कि आगामी 100 वर्षों तक संस्कृत जो थी वो अन्य भाषाओं पर अपना वर्चस्व कायम रखने का काम करती है। गुप्त काल के दौरान ही रामायण और महाभारत जैसे जो महाकाव्य हैं, इनका भी अंतिम रूप से संकलन 4th सेंचुरी के दौरान गुप्त काल में ही किया गया। इसके अलावा जो विभिन्न
पुराण है, जो स्मृति ग्रंथ है मतलब स्मृतियां हैं, इनका भी संकलन गुप्त काल में ही किया गया। अधिकांश की बात कर रहे हैं, या कहें कि मनु स्मृति को छोड़ करके सभी स्मृति ग्रंथों का संकलन गुप्त काल में ही किया गया, क्योंकि मनु स्मृति शुंग काल में मतलब मौर्यों के बाद संकलित किया गया था। तो संस्कृत का बड़ा महत्व बढ़ गया है। इस दौर में जो विद्वान है उन्होंने इस भाषा को बहुत आगे ले जाने का काम किया। रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों का संकलन इसी दौर में किया गया। इसके अलावा पुराण और स्मृति भी इसी दौर में संकलित की गई। इस दौर में जो शासक थे या गुप्त शासक जो थे, वो न सिर्फ विद्वान थे बल्कि लेखकों को, कवियों को, साहित्यकारों को संरक्षण देने का भी काम करते थे। गुप्त शासक न सिर्फ स्वयं विद्वान थे बल्कि विभिन्न विद्वानों को, जो लेखक थे, कवि थे, साहित्यकार थे, उनको अपने यहां संरक्षण देने का काम भी करते थे। ये विद्वान थे, इसकी पुष्टि आप याद कर लीजिए, समुद्रगुप्त की उपाधि कविराज थी। ठीक है, ये उपाधि स्पष्ट करता है कि शासक विद्वान थे और विद्वानों को संरक्षण देने का काम भी करते थे। इस काल के अगर प्रमुख शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो कई सारे शिक्षण संस्थान थे। पाटलिपुत्र में, काशी में, उज्जैनी में, इसके अलावा आपको काशी वल्लभी में, तो कई सारे, जैसे कि इसको लिख लें हम लोग, वल्लभी में, काशी में, उज्जैनी में, पाटलिपुत्र में, और इसके अलावा नालंदा जो अपने आप में एक बड़ा शिक्षा का केंद्र था। ये सब गुप्त काल से ही संबंधित थे, तो जो शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस काल में जो शिक्षण संस्थान थे, उन शिक्षण संस्थानों को संरक्षण देने का काम शासकों के द्वारा और धनी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था। तो शिक्षा का भरपूर विकास हुआ। कई सारे शिक्षा के केंद्र थे, मैंने अभी आपको बताया, वल्लभी, पाटलिपुत्रा, उज्जैनी, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय इस दौर में ही नजर आता है। तो राजा और धनी व्यक्तियों के संरक्षण से इन शिक्षण संस्थानों को संचालित किया गया, जिसके फलस्वरूप संस्कृत भाषा का भरपूर विकास हुआ और ये स्वर्ण काल के तौर पर स्थापित हो गया। ये जो दौर था गुप्त काल का, ये श्रेष्ठ कवियों का काल था, श्रेष्ठ कवियों का काल था। लेकिन कई सारे ऐसे कवि भी हैं जिनका की कोई साहित्यिक साक्ष्य तो नहीं मिला है, लेकिन प्रशस्तियों में, अभिलेखों में, शिलालेखों में उनके रचनाओं की जानकारी निश्चित तौर पर मिलती है। ऐसे कवियों में जिनका की कोई साहित्य तो लिटरली नहीं मिलता है, लेकिन उनके रचना का जानकारी शिलालेख, अभिलेख से जो मिलता है, उसमें महत्वपूर्ण है हरिसेन, उसमें महत्वपूर्ण है वीरसेन शैव, आपने निश्चित तौर पे नाम सुना होगा, और तीसरा है वत्स भट्टी। ये तीन ऐसे इस दौर के विद्वान हैं जिनका कि फिर से हम दोहरा रहे हैं कि कोई साहित्यिक रचना तो नहीं मिलता है, लेकिन इनके द्वारा लिखे गए अभिलेखों से या शिलालेखों से इनके साहित्यिक रचना का या इनके द्वारा किए गए रचना की जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम लोग हरिसेन को याद करें तो हम लोग सब जानते हैं कि हरिसेन समुद्रगुप्त का महासांधि विग्रही, मतलब युद्ध और शांति का मंत्री, और उनका महादंड नायक था, मतलब कि मुख्य सेनापति आप समझ ले, महादंड नायक था। ये जो हरिसेन थे, ये समुद्रगुप्त के, हम फिर दोहरा रहे हैं कि सांधी विग्रहिक हैं और महादंड नायक है। समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति इनके द्वारा ही लिखी गई है। ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी देने वाला एकमात्र ग्रंथ है।
ये प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखा गया है और चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य में लिखा गया। तो संस्कृत के गद्य और पद्य में प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया, जो कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी देने वाला एकमात्र उपलब्ध साक्ष्य है। तो इसके आधार पर हम लोग उनके विजय अभियान को जानते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रयाग प्रशस्ति ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और अपने इस अभिलेख में या इस प्रशस्ति में हरिसेन ने शब्दों का, अलंकारों का मतलब ऑर्नामेंट्स का बड़ा ही खूबसूरत तरीके से, बड़ी ही कुशलता से उपयोग किया है। तो संस्कृत का ये चंपू शैली का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है हरिसेन का, साहित्य के तौर पर नहीं लेकिन प्रशस्ति के तौर पर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वीरसेन शैव का। वीरसेन शैव जो थे ये चंद्रगुप्त सेकंड मतलब कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे और इन्होंने उदयगिरी गुहा लेख की रचना की। उदयगिरी गुहा लेख मतलब कि जो उड़ीसा में उदयगिरी है वहां इन्होंने इस गुहा लेख की रचना की। वीरसेन शैव पाटलिपुत्र के रहने वाले थे और कई विद्याओं के ये मर्मज्ञ थे, जानकार थे, जैसे कि शब्द का, अर्थ का, न्याय का, राजनीति का, व्याकरण का। तो विभिन्न विद्याओं के ये जानकार थे, मर्मज्ञ थे और चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इनका भी कोई साहित्य नहीं मिलता है लेकिन उदयगिरी गुहा लेख से इनके लेखन शैली की जानकारी निश्चित तौर पर मिलती है। अब इसके बाद है तीसरा वत्सभट्टी। वत्सभट्टी जिन्होंने मंदसौर प्रशस्ति लिखी थी। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है, आप लोगों को याद होगा। तो उनके दरबार में रहते थे और संस्कृत में मंदसौर प्रशस्ति भी लिखा गया है और ये जो मंदसौर प्रशस्ति है इसकी भाषा जो है अत्यंत ही रोचक है, अत्यंत ही सरस है, सरल है और हृदयग्राही है, मतलब कि हाटी है, दिल को छूने वाला है। तो सरल शब्दों में, रोचक शब्दों में और दिल को छूने वाला ये जो प्रशस्ति है मंदसौर प्रशस्ति, जिसको कि वत्सभट्टी ने लिखा, तो इन कवियों का भी बड़ा ही योगदान है गुप्त काल में संस्कृत साहित्य के विकास में। तो ये तीन ऐसे कवि हैं जिनका कि हम फिर दोहरा रहे हैं कि कोई साहित्यिक साक्ष्य तो नहीं मिला लेकिन इनका योगदान संस्कृत साहित्य के विकास में बहुत बड़ा है। अब हम सब जानते हैं कि गुप्त काल में जो सबसे बड़े विद्वान हुए वो थे कालिदास और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल थे और उन्होंने गुप्त काल के दौरान 7 रचनाओं की मतलब 7 साहित्यों की रचना की थी, जिसको कि हम लोग 3 श्रेणी में बांट करके देख सकते हैं। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड मतलब विक्रमादित्य के दरबारी, इस काल के और संस्कृत साहित्य के सर्वकालिक सबसे महान कवि और 7 ग्रंथों की रचना की, जिसको हम लोग 3 श्रेणी में बांटते हैं। इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करके अपने आंसर पर भी इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, पहले महाकाव्य, और महाकाव्य में मैंने पहले ही बताया था रघुवंशम, आपको याद होगा, रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक है, दूसरा है खंड काव्य, सबका अर्थ भी बताएंगे आपको, और गीति काव्य। खंड काव्य और गीति काव्य, इसका जो उदाहरण है वो है ऋतु संहार और मेघदूतम। ठीक है, और तीसरा है नाटक, जिसमें 3 नाटकों की रचना की गई। मालविकाग्नि मित्र, ये इनका पहला नाटक था।
विक्रमो वर्षीय और तीसरा जो सब जानते हैं, वेल नोन है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो कालिदास इस दौर के सबसे महान विद्वान है, सबसे महान संस्कृत के कवि हैं, जिन्होंने 7 रचनाएं तैयार की, जिनको कि 3 भागे बांटे। महाकाव्य, महाकाव्य का मतलब वैसे ग्रंथ जो जीवन की संपूर्ण घटनाओं की जानकारी देते हैं, जैसे कि रामायण महाभारत। आप जानते हैं कि रामायण में भगवान श्री राम के सारी घटनाओं की जानकारी मिलती है, महाभारत सारी घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो महाकाव्य मतलब संपूर्ण जानकारी देने वाला, जीवन के विभिन्न पहलुओं को बताने वाला। इस श्रेणी में उनके 2 महाकाव्य हैं, एक रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम। अब है खंडकाव्य और गीतिकाव्य। ये क्या होता है, इसको भी हम लोग जान ले। खंडकाव्य मतलब कि जीवन की किसी खास घटना, किसी विशिष्ट घटना की जानकारी देने का काम ये करता है। ठीक है, तो खंडकाव्य मतलब किसी खास या विशिष्ट जानकारी देने वाला ग्रंथ। जबकि गीतिकाव्य का मतलब हुआ जिसमें कि सुख और दुख का भाव हो, जिसमें कि करुणा की प्रधानता हो, सुख और दुख का भाव हो और करुणा की प्रधानता हो, उसको गीतिकाव्य कहते हैं। तो इस श्रेणी में उनकी 2 रचनाएं हैं, ऋतु संहार और मेघदूतम, और नाटक जिसमें कि पात्रों के द्वारा डायलॉग डिलीवरी की जाती है, मंचन किया जाता है, वो नाटक कहलाता है। तो नाटक कालिदास के 3 हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये कालिदास की रचना। कालिदास की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं का जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को अगर हम लोग देखें तो उसमें प्रेम है, ये सब शब्द आपको लिखना पड़ेगा। प्रेम है, विरह है, वियोग है, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है, पौराणिक कथाएं हैं। कालिदास के रचनाओं में प्रेम, विरह, वियोग, प्राकृतिक दृश्य और पौराणिक कथाएं, इनको देखने को मिलता है। वैसे भी गुप्त काल के जो ग्रंथ हैं, जो नाटक हैं, वो आमतौर पर प्रेम प्रसंगों से, प्रणय कथा पर आधारित है, और इसमें बीच के काल में विरह वियोग जैसी स्थिति आएगी, लेकिन इन नाटकों का अंत सुखद होता है। मतलब मिलन के साथ ये नाटक वापस खत्म होता है। ये कुछ विशिष्टताएं थी गुप्त काल के नाटकों का। गुप्त काल के जो नाटक हैं, उन नाटकों में जो उच्च सामाजिक स्तर के पात्र हैं, उच्च सामाजिक स्तर का मतलब ये हुआ कि समाज का स्तरीकरण वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो उच्च सामाजिक स्तर के पात्र हैं, इनकी बात हम लोग मुख्य रूप से कर रहे हैं। ये संस्कृत का प्रयोग करते थे, जबकि जो इसमें ये भी शामिल है लिटरली, ये तीनों, और जो शूद्र वर्ण के लोग हैं और प्लस महिलाएं, ये प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं या करती हैं। ठीक है, जो नाटक है गुप्त काल का, फिर से दोहरा रहे हैं, उसमें उच्च सामाजिक स्तर के जो पात्र हैं वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि शूद्र और महिलाओं के द्वारा प्राकृत भाषा का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो कालिदास की नाटकें हैं उनके विषय में थोड़ा सा एक लाइन में हम लोग जिक्र कर ले। मालविकाग्निमित्र, ये कालिदास का पहला नाटक है। 5 अंकों में ये नाटक बटा हुआ है, और इसमें शुंग वंश के मालविकाग्निमित्र में शुंग वंश का इतिहास बताया गया है। मतलब ऐसी ऐतिहासिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण है। इसमें 2 पात्र हैं, मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र शुंग वंश से संबंधित है,
पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं, जबकि मालविका जो है ये विदर्भ की राजकुमारी है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि गुप्तकालीन नाटकों में मुख्य विषय वस्तु प्रणय कथा होता है, तो ये विदर्भ की राजकुमारी मालविका और शुंग वंश के राजकुमार अग्निमित्र के बीच प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। जबकि जो विक्रमोर्वशीय है, जो उनका दूसरा नाटक है, विक्रमोर्वशीय जो है, इसमें उर्वशी और पुरुरवा ये दो पात्र हैं, नायक नायिका, इनके बीच प्रेम प्रसंगों को दिखाया गया है। जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत की सर्वोत्कृष्ट रचना है और 7 अंकों के इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत के प्रणय कथा को दर्शाया गया है। साथ ही इस नाटक में हम लोग एक ओर प्रणय देखते हैं, दूसरी ओर वियोग देखते हैं और अंत तो गतवा, जैसा कि शुरुआत में हम आपको बताया था कि गुप्तकालीन नाटकों का अंत सुखांत होता था, तो फिर उन दोनों का मिलन होता है। इसी चीज को अभिज्ञान शाकुंतलम में दिखाया गया है। ये जो उनकी रचना है, ये जो उनका नाटक है, ये सबसे अधिक प्रशंसा का कारण बना और ये पहला भारतीय कोई ग्रंथ है जिसका कि यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। चार्ल्स विल्किंसन ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो संस्कृत का कालिदास की उपस्थिति से कितना महत्व बढ़ा होगा गुप्त काल में, इसका अनुमान स्वतः लगाया जा सकता है। न सिर्फ कालिदास के अलावे कई और भी विद्वान इस दौर में मौजूद हैं, जैसे कि शूद्रक, ठीक है। और शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम, ये मृच्छकटिकम जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गुप्तकालीन नाटक है। ये नाटक 10 अंकों में बटा हुआ है, या इसके 10 अंक 10 भाग हैं, जिसका कि नायक है चारुदत्त, जो कि ब्राह्मण जाति का है और दरिद्रता की स्थिति में है। तो इस मृच्छकटिकम का जो पात्र है, नायक है, वह है ब्राह्मण चारुदत्त, और जो नायिका है वह है वसंत सेना। और वसंत सेना जो है वो एक गणिका है, मतलब कि वेश्या है, और इन दोनों के बीच में प्रणय कथा इस नाटक में दिखाया गया है। इस नाटक के अंतर्गत करुणा के भाव दिखाए गए हैं। मतलब हम लोग कहें कि भाव और करुणा इस नाटक का मुख्य हिस्सा है। मतलब इमोशन है इसमें करुणा नजर आता है, और साथ ही साथ इमोशन और करुणा के साथ साथ हास्य का भी इस नाटक में पुट है। तो इन तीनों का सामंजस्य नजर आता है शूद्रक की रचना या उनका नाटक मृच्छकटिकम में, ठीक है। इस नाटक में कई और पात्र हैं। इसमें राजा है, इसमें ब्राह्मण है, इसमें व्यापारी है, जुआरी है, चोर है, धूर्त है, वेश्या है, दास है। तो कई सारे सामाजिक वर्गों का इस नाटक में समावेश किया गया है, और इन विभिन्न वर्गों के समावेश से एक ओर जहां उनके सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है कि समाज में किस किस तरह के लोग रहते थे, और तो वहीं ये उसके ऐतिहासिक पक्ष को बताता है, उसके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बताता है, और भाषा और भाव के दृष्टिकोण से ये नाटक अत्यंत ही उत्कृष्ट है। तो इसकी सामाजिक स्थिति, जितने पात्र आए, ठीक है, बसंत सेना जो नायिका है ये गणिका है, जिसका मतलब कि वेश्यावृत्ति भी इस दौर में थी। दास का उल्लेख हुआ, मतलब कि दास प्रथा भी इस दौर में था। व्यापार वाणिज्य गुप्त काल में बहुत फला फूला था, तो व्यापारी वर्ग में थे। जुआरी भी थे, मतलब जुआ का खेल भी होता था। अपराध भी होते थे, क्योंकि चोर का भी उल्लेख मिलता है, ठगी या धूर्तता का काम भी होता था। तो विभिन्न सामाजिक वर्गों का जानकारी मिलता है। साथ ही साथ इसकी आर्थिक स्थिति को ही बताता है, क्योंकि ये मृच्छकटिकम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि चारुदत्त नामक ब्राह्मण
वैश्य का काम करता था। चारुदत्त नामक ब्राह्मण वैश्य का काम करता था। वर्ण आश्रम व्यवस्था थी इस काल में। ब्राह्मण का काम वैश्य का काम नहीं था, लेकिन दरिद्रता के कारण ये वैश्य का काम भी करता है और इसी से इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी तय होती है। तो खैर सामाजिक स्थिति नहीं लिखना है, लेकिन जानने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो नाटक है वो भाषा और भाव साथ ही साथ ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एक और विभिन्न सामाजिक वर्गों की जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी ओर गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति का भी जानकारी मिलता है। इसी तरीके से शूद्रक के बाद विशाखदत्त, ये भी गुप्त काल के एक महत्वपूर्ण विद्वान है और इन्होंने भी संस्कृत में नाटक लिखा। उनका जो नाटक है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा है और इस नाटक में चाणक्य के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, उसकी जानकारी मिलती है। इसका मतलब कि ये जो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है ऐतिहासिक नाटक है और इसमें घटनाओं को बड़ा ही सजीवता के साथ प्रदर्शित किया गया है। ठीक इसी तरीके से विशाखदत्त का ही एक और रचना है देवी चंद्रगुप्तम। इससे भी उस दौर के संदर्भ में जानकारी मिलती है, जिसमें यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अपने इतिहास में निश्चित तौर पे पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त सेकंड ने शकाधिपति मतलब कि शक शासक, शकाधिपति और अपने भाई रामगुप्त को मार दिया, इनको सत्ता से बाहर किया और फिर रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया। कहा जाता है, इतिहास को अगर आपने पढ़ा है तो रामगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक और शासक हुआ। हालांकि उसकी ऐतिहासिकता थोड़ी संदिग्ध मानी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ प्रमाण मिलता है कि शकों से घिर जाने के बाद रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंप देना मंजूर कर लिया था। इस बात से नाराज होकर के चंद्रगुप्त सेकंड ने न सिर्फ शक शासक को हराया, शकाधिपति को, बल्कि अपने भाई रामगुप्त को ही मारा और फिर उनकी पत्नी को सम्मान देने के लिए, जिनका के नाम ध्रुव देवी था, उनसे विवाह करने का काम किया। तो यह भी संस्कृत का एक महत्वपूर्ण नाटक है। इसके अलावा गुप्त काल में संस्कृत में अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। इसी दौर में बंगाल के शासक चंद्रगोविंद, बंगाल के विद्वान शासक ने चंद्रगोविंद ने चंद्र व्याकरण की रचना की। चंद्रगोविंद ये बंगाल के हैं, वहां के विद्वान हैं और उन्होंने चंद्र व्याकरण की रचना की, जो वास्तव में संस्कृत व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो संस्कृत से जुड़ा हुआ हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं और इसी कारण से कहा जाता है कि संस्कृत जो था वो अपने स्वर्ण काल की स्थिति में पहुंच गया था। इसके अलावा गुप्त काल में कई महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की भी रचना की गई, जैसे कि याज्ञवल्क्य स्मृति। मैंने शुरुआत में कहा था कि इनका संकलन किया गया था। तो याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, इन सब का संकलन गुप्त काल में ही किया गया। और जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये गुप्त काल का पहला अधिकृत मतलब कि रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त विधि शास्त्र है, कानून का पुस्तक है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति गुप्त काल का पहला अधिकृत विधि शास्त्र माना जाता है, जबकि इस तरह का दूसरा विधि शास्त्र नारद स्मृति है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें भी इस आंसर में आपको लिखना होगा कि गुप्त काल जो था वो दार्शनिक उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है और इस दार्शनिक उपलब्धि में जो विभिन्न धर्म के विद्वान थे, चाहे वो जैन से जुड़े हुए हों, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हों,
ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए हो, इन सब का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो विभिन्न धर्मों के जो आचार्य थे, जो विद्वान थे, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी दौर में षड दर्शन की भी रचना की गई। 6 दर्शन हैं भारत में, आप सब जानते हैं, न्याय, सांख्य, योग, इसके अलावा वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो इनका भी रचना इसी काल में किया गया। इस दौर में कई बौद्ध दार्शनिक भी हुए और उन्होंने बौद्ध दर्शन पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। जो बौद्ध दार्शनिक इस काल में हुए, अगर उनका नाम देखें तो असंग, वसुबंधु, दिंगनाग, ये सब इसी काल में हुए और इन लोगों ने बौद्ध दर्शन पर कई सारी पुस्तकों की रचना की। जैसे असंग की जो रचनाएं हैं बौद्ध दर्शन पर, संस्कृत में सब लिखा हुआ है। योगाचार इन्होंने लिखा। इन्होंने समपरिग्रह की रचना की। इनके द्वारा भूमि शास्त्र लिखा गया। तो कई सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने बौद्ध दर्शन पर काम किया, जिसमें असंग का विषय मैंने बताया। इसके अलावा योगाचार बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। महायान सूत्रालंकार, ये किताब भी इनके द्वारा लिखी गई। इस दौर में हीनयान के साथ साथ महायान का भी पुस्तक लिखा गया, या यूं कहे कि महायान के साथ साथ, क्योंकि महायान तो इस समय तक ज्यादा लोकप्रिय था, लेकिन हीनयान के ग्रंथ भी इस दौर में संस्कृत में लिखे गए। दिंगनाग ने भी बौद्ध तर्क शास्त्र पर ग्रंथ लिखने का काम किया था। और इसके अलावा जैन धर्म के प्रमुख विद्वान सिंहसेन, इन्होंने भी न्याय दर्शन पर आधारित एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था न्यायावतार। तो ये सब पुस्तक जो है ये संस्कृत में ही लिखा गया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक ओर जहां हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों की रचना की गई, नाटकों की रचना की गई, वहीं बौद्ध और जैन दर्शन पर भी किताब लिखे गए। इसके अलावा गुप्त काल में संस्कृत में ही जीवन से संबंधित अन्य पहलुओं पर भी पुस्तकों की रचना की गई। जैसे शासन कला से संबंधित जो पुस्तक थी वो था नीतिसार। शासन कला से संबंधित पुस्तक नीतिसार, जिसको कि कामंडक ने लिखा। इसी तरह माफ कीजिएगा, इसी तरीके से इंद्रिय सुख से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तक इस दौर में लिखी गई वो थी वात्सायन की कामसूत्रा। नैतिक शिक्षा पर आधारित विष्णु शर्मा का पंचतंत्र लिखा गया। विज्ञान पर भी संस्कृत में किताब लिखी गई, जैसे कि आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय की रचना की गई। वराहमिहिर के द्वारा वृहत संहिता की रचना की गई, ठीक है। तो ये सब पुस्तकों को आपको कोट करना पड़ेगा, उन नाटकों को आपको कोट करना पड़ेगा और उन विद्वानों का नाम भी आपको लिखना होगा। और इसके बाद आपको इस कंक्लूजन पर पहुंचना है कि गुप्त काल भाषा और साहित्य के क्षेत्र में बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। कविताओं में संस्कृत का पहली बार प्रयोग गुप्त काल से ही नजर आता है। मतलब कि कविता में संस्कृत का इसके पहले कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ। इस काल में न सिर्फ धार्मिक पुस्तकें लिखी गई बल्कि धर्म निरपेक्ष पुस्तकों का भी इस दौर में रचना किया गया। तो इस काल में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष पुस्तकों का संस्कृत में रचना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। और संस्कृत जिस तरीके से फलती फूलती है, जिस तरीके से विकास होता है, विभिन्न पुस्तकों में, प्रशस्तियों में, मुद्राओं पर जिस तरीके से उसका उल्लेख होता है, जिस तरीके से वो उपयोग किए जाते हैं, उसके कारण से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में भाषा साहित्य तो खूब उन्नति की और संस्कृत ने अपने चरम स्थिति को प्राप्त किया और स्वर्ण काल का संज्ञा प्राप्त किया। तो ये गुप्तों का
भाषा साहित्य का विकास। ठीक है, ये तमाम बातें आपको इस टॉपिक में देखनी है। कालिदास, विशाख दत्त, सुद्रक, ये सब नाम याद रखिए, उनकी रचनाओं को याद रखिए और एक आंसर तैयार करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि इसके सारे डायमेंशन को मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है और बहुत गर्मी भी है, ये स्वेटिंग उसी का नतीजा है। ठीक है, तो वीडियो पसंद अगर आए तो निश्चित तौर पे अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।